नमस्कार। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के हमारे खास बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि 2 दिवसीय बस्तर दौरे पर रहेंगे सीएम भूपेश बघेल। क्षेत्र को करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात देंगे। इसके साथ ही साथ 26 जनवरी को जगदलपुर में ध्वजारोहण भी करेंगे और 25 और 26 जनवरी को बस्तर दौरे पर रहेंगे सीएम। 25 जनवरी को गिरौला में सीएम का कार्यक्रम है। इस दौरान आपको बता दें कि 98 विकास कार्यों का सीएम भूमि पूजन और लोकार्पण करेंगे और 133 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात देंगे। तो बड़ी जानकारी आपको साझा कर रहे हैं, जहां पर सीएम 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। 26 जनवरी को जगदलपुर में ध्वजारोहण करेंगे। 25 और 26 जनवरी को सीएम बस्तर के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान 98 विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण करेंगे और 133 करोड़ रुपए की लागत की विकास परियोजनाओं जनता को समर्पित करेंगे। तो 25 जनवरी को गिरौला में कार्यक्रम है। इसके बाद आपको बताते चले कि 98 विकास कार्यों की सौगात मिलेगी, भूमि पूजन होगा। 26 जनवरी को जगदलपुर में ध्वजारोहण करेंगे। तो 25 जनवरी को गिरौला में सीएम का कार्यक्रम है। 98 विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण होगा। 133 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की लोगों को, जनता को सौगात मिलेगी। तो 25 और 26 जनवरी को सीएम बस्तर दौरे पर रहेंगे। 98 विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण होगा। 133 करोड़ रुपए की जनता को सौगात मिलेगी। वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता चित्रा पटेल हमारे साथ जुड़ गई हैं। जी चित्रा, 25 और 26 जनवरी को सीएम बस्तर दौरे पर रहेंगे। इसके अलावा क्या कुछ और अपडेट है आपके पास? जी, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज बस्तर के दौरे पर हैं। आज रवाना हो चुके हैं। वे बस्तर में भेंट मुलाकात कार्यक्रम में के लिए रवाना हुए हैं। उसके बाद जो है वो करीबन 1 घंटे बाद पहुंचेंगे। वहाँ भूमि पूजन एवं लोकार्पण कार्यक्रम और आम सभा के कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके पश्चात जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ग्राम गिरौला में दोपहर जो है करीबन 3 बजे पहुंचेंगे और वहां पर जो है कॉलेज स्पोर्ट्स ग्राउंड धर्मपुरा में पहुंचेंगे। वहां से वो सीधा संभाग स्तरीय छात्रावास छात्रों के सम्मेलन में शामिल होंगे और उसके पश्चात जो है 3:50 में करीबन कार द्वारा जो है रवाना होंगे और ग्राम लामनी पहुंचेंगे। वहां पर पक्षी विहार का अवलोकन करेंगे और उसके बाद जो है वो डोंगा घाट पहुंचकर गोबर के से विद्युत उत्पादन करने वाले संयंत्र का उद्घाटन करेंगे। इसके पश्चात जो है करीबन 6 बजे सर्किट हाउस जगदलपुर पहुंचेंगे। वहां पर जो है इंद्रावती विकास प्राधिकरण की बैठक में शामिल होंगे और करीबन 8 बजे जो है कृषि कॉलेज ऑडिटोरियम जो है वहां पहुंचेंगे। वहां पर एक कार्यक्रम में शामिल होंगे। उसके पश्चात जो है जगदलपुर सर्किट हाउस पहुंचेंगे। वहां से वहीं रात्रि विश्राम करेंगे और कल जगदलपुर 26 जनवरी है। जगदलपुर में वो अपने झंडा फहराएंगे 26 जनवरी के गणतंत्र दिवस का और आम जनता को संबोधित करेंगे। जी चित्रा, 98 परियोजनाओं का भूमि पूजन और लोकार्पण करना है सीएम को। इसके अलावा क्या कुछ अहम चीजें हैं जिनका लोकार्पण, कुछ मुख्य जिनका होना हो? जी, छत्तीसगढ़ सरकार नरवा गरवा गुराबारी योजना के तहत कार्य कर रही है और जगदलपुर में जो है वे गोबर से बने विद्युत उत्पादन करने वाले संयंत्र का उद्घाटन करेंगे और जनता को उसकी सौगात देंगे। और राज्य सरकार जो है उससे स्थानीय लोगों को वहाँ पे इस विद्युत उत्पादन, गोबर से बने विद्युत उत्पादन में जो है रोजगार दीजिए। आम जनता से जो है भेंट मुलाकात में सरकार की योजना को लेकर आकलन करेंगे और अधिकारियों का भी बैठक लेंगे, जहां पर आकलन की जाएगी, रिपोर्ट ली जाएगी कि किस तरह से सरकार जो है कार्य कर रही है। सरकार की योजना तो अधिकारी कहां तक पहुंचा रहे हैं, आम जनता तक पहुंच रही है नहीं पहुंच रही है, इसलिए आकलन करेंगे और शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास को लेकर जो है चर्चा करेंगे। जी ठीक है चित्रा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।
तो वहीं अगले खबर रायपुर से सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। आजादी के 75 साल के उपलक्ष्य में आयोजन किया जा रहा है। कैदियों को कुछ श्रेणियों में विशेष माफी मिलेगी। 26 जनवरी को रिहा करने का प्रस्ताव किया गया है, जिसमें 24 कैदियों को रिहा करने का प्रस्ताव को अनुमोदन मिला है। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने अनुमोदन दिया है। तो आजादी के अमृत महोत्सव के तहत कुछ कैदियों को रिहा किया जाएगा। राज्यपाल की तरफ से इसकी अनुमोदन किया गया है। जहां एक तरफ देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ कैदियों को, कुछ कैदी हैं जिनको रिहा किया जा रहा है। राज्यपाल की तरफ से अनुमोदन किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। बीजापुर में राष्ट्रीय बालिका दिवस के उपलक्ष्य में स्वामी आत्मानंद स्कूल के छात्रों ने जागरूकता रैली निकाली। इस रैली के सीईओ और संयुक्त कलेक्टर ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली में बेटी पढ़ेगी विकास गढ़ेगी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे लगाए गए। इस अवसर पर एसडीएम बीजापुर पवन कुमार प्रेमी, जिला कार्यक्रम अधिकारी लूपेंद्र महिनाग समेत जिला स्तर के वरिष्ठ अधिकारी गण भी मौजूद रहे। तो स्वामी आत्मानंद स्कूल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे लगे। उधर दंतेवाड़ा में गृह मंत्रालय भारत सरकार के निर्देशानुसार मंगलवार को नीरज यादव कमांडेंट 111वीं वाहिनी के नेतृत्व में जरूरतमंद ग्रामीणों के बीच सोलर लाइट का वितरण किया गया, जिसमें सरपंच पारा, बंडीपारा, पटेल पारा जैसे अति नक्सल प्रभावित गांव से भी ग्रामीणों ने आकर इस आयोजन को सफल बनाया। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने अपने विश्वास की सुदृढ़ता का परिचय देते हुए इस अवसर पर 111 बटालियन के रोहतास चौधरी, द्वितीय कमान अधिकारी कपिल सिंह लंबा के साथ साथ प्रभारी आरनपुर मौजूद रहे। एटम जो कि जिला मुख्यालय से लगभग 55 किलोमीटर है और ब्लॉक मुख्यालय कटे कल्याण से 15 किलोमीटर है, जहां कुछ वर्ष पहले ही सुरक्षा कैंप खोला गया है। कैंप खुलने के बाद से वहां पर लगातार मुख्यमंत्री और शासन प्रशासन की मंशा अनुसार वहां लगातार विकास के कार्य हो रहे हैं। हाल ही में वहां सड़क का निर्माण हुआ है। उसके बाद अभी मनवा नवाना जो कि शासन की महत्वाकांक्षी योजना है, उसके अनुसार वहां अभी बिजली लगवाया गया है। राजधानी रायपुर के हृदय स्थल जय स्तंभ पर आधी रात को बड़ा सड़क हादसा हो गया। बारातियों से भरी बस ने ऑटो को टक्कर मार दी। टक्कर के बाद तेज रफ्तार बस आईटीएमएस कैमरे के खंभे और हाईमास्ट लाइट के खंभे को तोड़ती हुई डिवाइडर पर चढ़ी। बस में बैठे सवारियों समेत ऑटो में बैठी 15 सवारियों को चोट आई है। हादसे में बस ड्राइवर हेमराज साहू बस में फंस गया। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद उसे बाहर निकाला। सभी घायलों को मेकाहारा में भर्ती कराया गया है। ये पूरा मामला गोल बाजार थाना इलाके का है। उधर सीएम भूपेश बघेल रायपुर से भोपाल के लिए रवाना हुए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साहू के बयान पर सीएम ने पलटवार किया है। सीएम ने कहा कि पहले वह बताएं कि उनकी पार्टी में कितनी स्वीकार्यता है। हमारा तो पूरा राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रम चल रहा है, भारत जोड़ो, इसके बाद हाथ से हाथ जोड़ो। बीजेपी इससे बौखलाई हुई है क्योंकि ये इनका कोई तोड़ नहीं है। धान खरीदी पर बीजेपी को धन्यवाद देने पर सीएम ने कहा कि बीजेपी बताया कि जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तब उन्होंने धान खरीदी पर
कितने बार धन्यवाद दिया था, वहीं दूसरी बार कैसे अपेक्षा कर सकते हैं कि बीजेपी 55 लाख मीट्रिक टन तक भी नहीं पहुंच पाती थी और 23 लाख से अधिक किसान धान बेच रहे हैं। बीजेपी के समय धान का रकबा कम होता जा रहा था, किसानों की संख्या बढ़कर 23 लाख हो गई। बीजेपी किसान विरोधी है, हमारे शासनकाल में उत्पादन दुगनी हुई है। कांग्रेस सरकार ने लोगों का कृषि के तहत रुझान बढ़ा है। 2023 को लेकर बीजेपी की जसपुर में गढ़ वापसी को लेकर इसके लिए इनके पास कोई कुछ नहीं है। हाँ, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग बताया कि जब उसकी सरकार थी तो मनमोहन सिंह कितने बार धन्यवाद दिए, फिर दूसरे से अपेक्षा कैसे करते हैं। 105 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी, वो तो 50-55 लाख तक नहीं पहुंचते, हम 2 गुना 4 साल में 2 गुना कर दिए। जितनी धान खरीदी होती थी 12 लाख किसान उसके धान बेचते थे, अब 23 लाख से अधिक किसान धान बेचे हैं। उनके समय में धान का रकबा कम होते जा रहा था। रविंद्र चौबे जी उसे नेता प्रतिपक्ष थे, उसके सारे भाषणों में देखेंगे कि कितने जमीन रकबा उसमें कृषि जोत है वो कम होते जा रहा था। और हमारे में ये है कि 22 लाख से बढ़ के 31 लाख हो गया, किसान की संख्या 12 लाख से बढ़ के 23 लाख हो गया, धान का उत्पादन 50-55 लाख से बढ़ के 105 लाख मीट्रिक टन हो गया। छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर में 17 जनवरी से 23 जनवरी तक भगवान श्री राम कथा करने बागेश्वर धाम सरकार के महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बुलाए गए थे, जिसके बाद महाराज शास्त्री रायपुर पहुंचे। बता दें कि कार्यक्रम 7 दिन तक भगवान श्री राम कथा रखी गई थी और 2 दिन दिव्य दरबार लगाया गया था। वहीं आज इस कार्यक्रम का आखिरी दिन था। महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कथा के समापन करने के बाद वह पंडाल से बाहर वापस जाने के लिए निकले, जहां पत्रकारों से चर्चा करने वाले थे, लेकिन उसी समय अचानक भीड़ उमड़ गई। इसी दौरान पत्रकारों के साथ हाथापाई कर आयोजकों ने बदसलूकी की, जिसके बाद कार्यक्रम के आयोजकों के प्रति नाराजगी जाहिर की गई है। जिला पंचायत अध्यक्ष शंकर कोडियाम ने पेड्डा कोडेपाल में कच्ची सड़क निर्माण का भूमि पूजन किया। बता दें कि सड़क करीब 3 किलोमीटर की है और लगभग 30 लाख रुपए की लागत से बनाई गई है। यह सड़क ग्राम पेड्डा कोडेपाल से नदी पारा तक बनेगी। इस सड़क के बनने से आम लोगों को आवाजाही में सुविधा होगी। भूमि पूजन के दौरान जनपद सदस्य सोनम कोराशा, सरपंच पार्वती कोराशा, उप सरपंच बुद्धराम, अनिल नक्का, गांव के पंच समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। तो सड़क निर्माण को लेकर पूजन किया गया। इस दौरान अध्यक्ष भी मौजूद रहे। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर पूजन किया गया है और इस मौके पर अध्यक्ष और कई गणमान्य मौजूद रहे। उधर आवपल्ली सड़क का हाल ही में निर्माण हुआ था। कुछ ही समय में सड़क की हालत बिगड़ गई। सड़क पर कुछ छोटे छोटे गड्ढे बन चुके हैं, जिससे विभागीय उदासीनता के चलते मिट्टी से भर दिया जा रहा है। जब इस संबंध में अधिकारी से बात की तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उन्हें इस बात की कोई जानकारी नहीं है।
बीजेपी नगर मंडल की ओर से मंडल के बूथों में बूथ स्तरीय बूथ कमेटी की बैठक की जा रही है। नगर के सभी बूथों में बूथ कमेटी की बैठक और बूथ कमेटी का सत्यापन का काम लगातार किया जा रहा है। बूथ कमेटी के गठन के बाद बूथ में होने वाले सभी कार्यक्रमों को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। बीजेपी अपने सबसे प्राथमिकी इकाई बूथ कमेटी को मजबूत करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। बूथ कमेटी के साथ सभी पेज और प्रभारी के साथ भी बैठक कर उन्हें पार्टी के कार्यक्रम से जोड़ा जा रहा है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते और बात करते हैं रायपुर की, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने निशाना साधते हुए कहा कि डबल इंजन की सरकार में कोयले की कमी है। यही नहीं, उन्होंने आरक्षण के मुद्दे पर भी कहा कि सभी नौकरियों की भर्ती प्रदेश में पूरी तरह से रुकी हुई है और मार्च में ऐसा कौन सा मुहूर्त आने वाला है जिसमें राज्यपाल ने साक्षर करने की बात होगी। किलो से अधिक चावल, डबल इंजन की सरकार में जीएसटी की क्षतिपूर्ति की बहाली नहीं होना, धान से इथेनॉल बनाने की प्रक्रिया है उसको रोकना, ओल्ड पेंशन स्कीम ये लोग कभी लागू नहीं करेंगे, आरक्षण सब भारतीय जनता पार्टी के लोग चुप बैठे हैं। ये लोग तो आदिवासियों को 20% दे रहे थे, है ना। एससी का 13% जनसंख्या है, 12% कर देते, ओबीसी कभी 27% नहीं दी। तो ये इनके और स्थिति क्या, पेट्रोल डीजल मिट्टी का तेल सब की महंगाई, रसोई गैस की कीमतें ये सब बढ़ा हुआ है। तो ऐसे डबल इंजन की सरकार नहीं चाहिए। ये कभी चलिए रुक करते हैं अगली खबर का, जो कि रायपुर से है, जहां सीएम भूपेश बघेल भेंट मुलाकात कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कई मुद्दों पर पत्रकारों को अपने विचार बताए। छत्तीसगढ़ में होने वाले मैच को लेकर उन्होंने कहा कि प्रदेश में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय मैच का आयोजन हुआ, यह उनकी और पूरे प्रदेश के लिए गर्व की बात है। साथ ही धान खरीदी को लेकर उन्होंने कहा कि प्रदेश में 103 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी हुई, जो कि प्रदेश के लिए एक और बड़ी उपलब्धि है। साथ ही उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि सभी बीजेपी शासित राज्यों से सबसे अच्छी स्थिति छत्तीसगढ़ की है। उन्होंने कहा कि बीजेपी आदिवासी विरोधी है और न तो किसानों के हित में काम कर रही है और न ही आदिवासियों के हित में। जनता पार्टी यहाँ प्रचार कर रही है कि और धन्यवाद दे रहे हैं प्रधानमंत्री जी को, यहाँ 100 लाख मीट्रिक टन धान खरीद लिया गया। और तो फिर यदि केंद्र सरकार खरीदती मानते हैं तो रमन सिंह 15 साल में मनमोहन सिंह को कभी धन्यवाद नहीं दिए, धान खरीदने के श्रेय खुद लेते रहे और आज वो प्रधानमंत्री दे रहे हैं। यदि प्रधानमंत्री जी यदि अनाज के समर्थन में खरीदी की व्यवस्था किए होते तो फिर किसान आंदोलन क्यों करते। सबसे बड़ी बात यह है कि छत्तीसगढ़ सरकार है, यदि छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी सरकार में तो सब समझ गए हैं, एक डबल इंजन की सरकार की बात कर रहे हैं, कार्य समिति उनकी बैठक हुई उसमें, तो डबल इंजन की सरकार में ओपीएस नहीं मिलने वाला है। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल अनुसुईया उइके ने धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर उठ रहे विरोधाभास पर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति किसी की मदद करता है तो इस पर विरोध नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि मेरे पास भी राजभवन से हजारों लोग आते हैं, मैं भी उनकी समस्या सुनती हूं। तो वहीं राज्यपाल ने आरक्षण पर कहा कि अभी मार्च तक का इंतजार करना होगा। इस तरह का जो एनुअल फंक्शन होता है सबके जीवन में, स्टूडेंट लाइफ जब होते हैं कॉलेज में,
तो एक अलग आनंद आता है। और कभी कभी ये इस तरह से बहुत सारे लोगों को एक प्लेटफॉर्म मिलता है। और क्योंकि कॉलेज की स्टूडेंट लीडर थी मैं उस समय, और उस समय का जब कॉलेज का इलेक्शन होता था तो डायरेक्ट स्टूडेंट लोग चुनते थे। हालांकि मैं उस समय स्टूडेंट लीडर के साथ साथ सामाजिक कार्यों में भी मेरी रुचि रहती थी। बागेश्वर धाम सरकार के महाराज आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री इन दिनों श्री राम कथा करने राजधानी रायपुर पहुंचे हुए हैं। बता दें कि बाबा इन दिनों सुर्खियों में हैं। नागपुर की अंधविश्वास निर्मूलन समिति ने बाबा पर अंधविश्वास फैलाने का आरोप लगाया है। श्याम मानव ने बागेश्वर धाम के महाराज धीरेन्द्र के दरबार को डर का दरबार कहा और खुली चुनौती दी है। बाबा ने उस चुनौती को स्वीकारा है और कहा है कि रायपुर आए और दिव्य दरबार में देखें। इसी सब मुद्दों को लेकर हमारी संवाददाता चित्रा पटेल ने बागेश्वर धाम सरकार महाराज आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री से बातचीत की है। आइए आपको सुनाते हैं। अभी बागेश्वर महाराज धीरेन्द्र महाराज जी रायपुर पहुंचे हुए श्री राम कथा करने के लिए रायपुर में मौजूद हैं। आपके ऊपर जो है अंधविश्वास फैलाने का आरोप भी लगा है। पूरा उसको लेकर खुली चुनौती दी गई है। तो नहीं, हमने भी तो दी, हमने स्वीकार भी की, हमने चुनौती भी दी। आपके पास कोई आया क्या? उसमें से आया आपके पास उस चुनौती देने वाले से आया? वो बोल रहे हैं कि आमने सामने बैठो, जाके पूछो ना, बुलाओ ना कि क्यों नहीं गए रायपुर में। वो बोल रहे हैं कि यहाँ नागपुर आ जाए और यहाँ पर जो रायपुर कौन हमारे बाप का है? हमारे बाप का है क्या रायपुर? बोल रहे हैं कि आप चुनाव करें जगह जी, आप चुनाव करें। हमने ही चुनाव किया है। हाँ, रायपुर हमने ही चुनाव, अभी भी आ जाए, बुला लेना आप। तो एक है बागेश्वर महाराज जी, इन्होंने कहा है कि अंधविश्वास के ऊपर जो है आरोप लगे हैं, उसको लेकर महाराज जी ने कहा है कि खुली चुनौती हमने भी स्वीकार किया है, हमने भी दिया है, वो रायपुर आए और हम सही है क्या गलत है आगे अगली कड़ी में देखना होगा। कैमरामैन राहुल श्रीवास्तव के साथ मैं चित्रा पटेल, आर्यन न्यूज, रायपुर। तो बागेश्वर धाम के आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री से हमारे संवाददाता ने बातचीत की, जिसमें उन्होंने कई तरह के सवाल पूछे और जिस तरह का नागपुर में उन्हें चैलेंज दिया गया है उसका भी सवाल पूछा, जिस पर आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री की तरफ से जवाब दिया गया है कि हमने भी चैलेंज दिया है, जिसको परीक्षण करना है वो नागपुर आए। आरोपों को लेकर ये खास बातचीत हुई, जिसमें उन्होंने चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया के तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।